This call is now being recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम पढ़ेंगे रेडियोएक्टिविटी पार्ट 2। और बेटा जो रेडियोएक्टिविटी पार्ट 2 है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द रेडियोएक्टिविटी जो आपने पहले पढ़ी थी। ये रेडियोएक्टिविटी उससे काफी हद तक डिफरेंट है जो आपने पहले पढ़ी थी। ठीक है कि नहीं? और इसको हम शुरू करते हैं और इसको लेके चलेंगे हम लोग। ठीक है जी। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट बेटा ये है कि मास इज कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। Mass and energy are convertible, interconvertible. Mass and energy are interconvertible. एक दूसरे में, इसका मतलब है एनर्जी और मास एक दूसरे की फॉर्म्स हैं। और यहां पर आप आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, E इज इक्वल टू mc²। इसमें c स्पीड ऑफ लाइट जो है वो जस्ट एज ए कांस्टेंट अपीयर हो रही है। इसका मतलब ये है कि एनर्जी जो है वो 9 × 10⁻16 एनर्जी जो है वो 9 × 10⁻16 m के बराबर है। एनर्जी जो है वो 9 × 10⁻16 m के बराबर। इसका मतलब है अगर हम 1 kg को किसी तरीके से एनर्जी में कन्वर्ट कर दें तो जो एनर्जी हमें मिलेगी वो 9 × 10⁻16 × 1, 9 × 10⁻16 जूल्स। ये एनर्जी पूरी प्लेनेट अर्थ की सब एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर देने के लिए काफी है। यानी अगर हम 1 kg को किसी तरीके से एनर्जी में कन्वर्ट कर लें तो उससे इतनी एनर्जी निकलेगी कि पूरे प्लेनेट अर्थ की सारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाएंगी। अच्छा, अगर ऐसा है तो हम करते क्यों नहीं ऐसा? वाई वी डू नॉट ट्राई डूइंग दिस थिंग? पेट्रोल की प्राइसेस फौरन नीचे आ जाएंगी और सारा कुछ जो है वो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। तो क्यों नहीं करते हम लोग ऐसा? हम इसलिए ऐसा नहीं कर पाते हैं कि हम टेक्नोलॉजिकली भी इतने एडवांस नहीं है। हम सिर्फ उन रिएक्शंस पे रिलाय करते हैं जिनमें एनर्जी खुद बहुत मास में और मास खुद बहुत एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा हो। अच्छा, अगर आप कहें कि सर ये कोई मतलब इसकी कोई प्रूफ भी है जो आप ये बात कर रहे हैं, तो जी इसका प्रूफ ये है कि ये 1960s में, इसमें 1960s में ये एक्सपेरिमेंट हो चुका है, ऑब्जर्व हो चुका है। एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन से एक बड़ी हाई स्पीड पे टकराता है और उनकी काइनेटिक एनर्जी मास में कन्वर्ट हो जाती है और 3 प्रोटॉन और एक एंटी प्रोटॉन बनता है। इसमें क्या होगा, ये एक प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज और ये एक प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज। ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे थे और जब ये टकराए तो वहां उनके टक्कर की जगह पर जनाब 3 प्रोटॉन और एक एंटी प्रोटॉन बना। इलेक्ट्रॉन नहीं, एंटी प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन मास प्रोटॉन के बराबर और चार्ज उसका नेगेटिव था। अब इसमें हुआ क्या है, मास हैज इंक्रीज्ड। इसमें क्या हुआ है, मास इंक्रीज हो गया।
इसमें मास क्या हुआ है, इंक्रीज हो गया, तो मास हैज इंक्रीज्ड। कैसे हुआ है ये मास इंक्रीज्ड? ये मास कैसे इंक्रीज हुआ है बेटा? इमेंस काइनेटिक एनर्जी, इमेंस काइनेटिक एनर्जी। इमेंस के स्पेलिंग क्या होते हैं जी? इमेंस काइनेटिक एनर्जी जो है, शाबाश, थैंक यू। इमेंस काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन्स is converted into mass of this new proton and antiproton. ये क्या है? as this new proton and antiproton. तो ये एक आप खुद देखें कि एक आपके सामने लाइफ एग्जांपल है कि काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट कर रही है, मास में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है कि नहीं? मास हैज इंक्रीज्ड, इमेंस के ऑफ प्रोटॉन्स is converted into mass of this new proton and antiproton. तो और अगर ये चारों बाद में मूव भी कर रहे हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी उन प्रोटॉन्स की शुरू की काइनेटिक एनर्जी में से आएगी। ये एक बड़ा क्लियर प्रूफ है कि मास एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मास में कन्वर्ट होगी। इसके अलावा एक मजे की बात, पूछें क्या मजे की बात है? जी, आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखा है, आपको पता है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, रेडियो वेव्स, आप कहेंगे सर रट गए, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गैमा रेज, ठीक है। आपको पता है कि विजिबल लाइट के जो इस एंड के फोटॉन्स थे, वायलेट एंड के फोटॉन्स, ओवर यूवी लाइट के जो फोटॉन्स थे, ये वाले फोटॉन क्या करते थे जी? यूवी लाइट के फोटॉन्स और वायलेट एंड के फोटॉन्स ये क्या करते थे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करते थे। ये किसी मेटल सरफेस पे जब गिरते थे तो ये इलेक्ट्रॉन इमिट करवाते थे। ये खाली मेटल्स के ऊपर ही नहीं इलेक्ट्रॉन इमिट करवाते, ये जो हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होती है ना, ये वुड के ऊपर से भी इलेक्ट्रॉन निकलवा देंगे, ठीक है ना। जो जो आप इस तरफ को फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे ना, तो अल्ट्रा वायलेट फोटॉन्स जो होते हैं ना, वो इंसुलेटर्स में से भी इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब है हर जगह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करना शुरू कर देते हैं। और वो जो एक्सरेज फोटोन थे, एक्सरेज के जो फोटोन थे, वो क्या करते थे? ये जो ब्लू में आ रहे हैं रीजन में एक्सरे के फोटोन, ये करते थे कॉम्पटन इफेक्ट, ये करते थे कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट ये क्यों करते थे? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को जब एक एक्सरे फोटोन आके टक्कर मारता था तो इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी देने के बावजूद उसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म नहीं होती थी, तो वो लॉन्गर वेवलेंथ के साथ इस तरफ चला जाता था, तो डाई ऑफ नहीं होता था। और बेटा जो गैमा रे फोटोन है इस तरफ, जो उससे भी ताकतवर फोटोन है, वो क्या करते हैं? ये जो पर्पल में शो कर रहा हूं, वो गैमा रेज फोटोन। गैमा रेज फोटोन तो एनर्जी का समंदर है व्हेन इट इज कंपेयर्ड टू विजिबल लाइट के फोटोन्स। ये करते हैं पेयर प्रोडक्शन। ये क्या करते हैं? ये करते हैं जी पेयर प्रोडक्शन। ये क्या बात कर दी जी हमने, पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन क्या होती है वो मैं बता देता हूं। पेयर प्रोडक्शन ये होती है कि ये एक गैमा रे फोटोन आया, किसका आया? गैमा रे फोटोन। और अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि विजिबल लाइट के फोटोन को अगर हम पिस्तौल की गोली कहें तो गैमा रे फोटोन जो है वो एक तोप का गोला होगा। गैमा रे फोटोन क्या होगा? एक तोप का गोला होगा। अंडर स्पेशल एनवायरनमेंट, एक खास किस्म का आप उसको यहाँ एनवायरनमेंट देते हैं, ठीक है कि नहीं?
स्पेशल एनवायरनमेंट, तो फिर क्या होता है? उसके अंदर मैं उस स्पेशल एनवायरनमेंट को डिस्कस नहीं करना चाह रहा। ये एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियरली एक गैमा रे फोटोन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन भी बना रहा है, वो पॉजिट्रॉन भी बना रहा है। इसका मतलब है कि इस गैमा रे फोटोन के पास इतनी एनर्जी है, इस गैमा रे फोटोन के पास इतनी एनर्जी है, इसने एक प्रोटॉन बनाया। तो एम नॉट उसका मास है, एम नॉट ये चीज जो है ये मास ऑफ प्रोटॉन। फिर उसने पॉजिट्रॉन भी बनाया, और तो और उन्हें काइनेटिक एनर्जियां भी दी मूविंग, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पैदा होते साथ ही रुक नहीं गया, चल पड़ा, और वो पॉजिट्रॉन भी चल पड़ा। तो उसका मतलब है कि गैमा रे फोटोन ने उस प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन को मैन्युफैक्चर किया, बनाया, वजूद में लाया। वो इलेक्ट्रॉन पहले मौजूद नहीं था, उसको पैदा किया उसने, फोटोन ने अपनी एनर्जी के अंदर से पैदा किया उसको। वो पहले मौजूद ही नहीं था वो इलेक्ट्रॉन, और पॉजिट्रॉन भी मौजूद नहीं था, और फिर उनको काइनेटिक एनर्जियां भी दी। तो आपने देखा कि ये चीज, ये इसको कहते हैं बेटा पेयर प्रोडक्शन। क्या कहते हैं? पेयर प्रोडक्शन। तो ये एक प्रूफ है इस चीज का कि जनाब एनर्जी मास में कन्वर्ट हो रही है। उससे पहले भी आपने देखा एनर्जी मास में कन्वर्ट हो रही थी, इसमें दो प्रोटॉन्स के इंपैक्ट में। और अब आपने देखा कि यहां पर एक गैमा रे फोटोन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन भी प्रोड्यूस कर रहा है, एक पॉजिट्रॉन भी प्रोड्यूस कर रहा है, फिर उन्हें काइनेटिक एनर्जी भी दे रहा है। समझ आ गई मेरी बात आपको? कोई मसला सर, तो नहीं? दो काइनेटिक एनर्जीज हैं, ये किसकी हैं? किसकी? ये जो दो काइनेटिक एनर्जीज हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन की है और ये पॉजिट्रॉन की है। जी, और सर ये जो बाकी mc² है, ये मैन्युफैक्चरिंग एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन पहले वजूद में ही नहीं था, इलेक्ट्रॉन ठीक है को सिंथेसाइज किया उसने। तो सर ये टोटल दो ही बनते हैं ना पेयर प्रोडक्शन में? जो जी दोनों दो ही बंद। और दूसरी ये पॉजिट्रॉन की सिंथेसाइजिंग एनर्जी? जी बिल्कुल, ये पॉजिट्रॉन। अच्छा, ये आपने लोगों ने मुझसे एक सवाल नहीं पूछा। मैं अब इस बहस में से पढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन ऐसे ही मेरा दिल करा है। ये देखिए, ये क्या है और ये क्या है। मैं एक जगह एम नॉट बना रहा हूं और फिर खाली एम लिख रहा हूं, इसकी वजह क्या है? ये क्या लिख रहा हूं भाई? यार ये क्या चक्कर है यार? वो मैंने इलेक्ट्रॉन का मास एम नॉट बनाया और आगे खाली एम लिखा हुआ है, ये क्या मतलब है? ये क्या कर दिया यार? वो कितना ये चक्कर क्या है? हाँ, ये देखिए, ये मास है पॉजिट्रॉन का, और एम ये नॉट भी। एम नॉट आपने इनिशियल मास लिया है, फिर आपने हाफ एनर्जी में थोड़ी सी उसका मास एनर्जी में बन गया होगा, इसलिए आपने एम लिया। बेटा, जो रुका हुआ इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसका मास कम होता है, और हाई स्पीड मूविंग इलेक्ट्रॉन का मास ज्यादा होता है। और पॉजिट्रॉन के साथ भी यही ट्रू। तो जब बने तो सिंथेसाइज हुए, तो सिंथेसाइज में मैंने उनका रेस्ट मास लिए, और फिर जब मोशन शुरू कर दी तो उसमें मैंने उनकी काइनेटिक एनर्जी में उनका वो वाला, मैं अब इस बहस को अभी इसमें ज्यादा नहीं पढ़ते बार। मैं सिर्फ ये इसलिए आपको मेंशन किया है कि इलेक्ट्रॉन का मास डिफरेंट हो सकता है। आज आपने एक नई चीज पढ़ी कि वही पार्टिकल रुके हुए हों तो उनका कुछ और मास है, और मोशन में हो तो उनका कुछ और मास है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आज आपने नहीं पढ़ ली ये बात कि मास एक ही पार्टिकल, पहले आपको इस बात का नहीं पता था, लेकिन आज आपको पता चला कि रुके हुए पार्टिकल का मास और होता है, रेस्ट मास और होता है, और जब मोशन में आता है तो और होता है। अच्छा, क्या यही चीज आपने पढ़ी? आज आप एक और चीज भी पढ़ेंगे, वो है जनाब, ये थी पेयर प्रोडक्शन, ये अब पढ़ेंगे पेयर एनहिलेशन। इसमें क्या हो रहा है? मास कन्वर्टिंग इनटू एनर्जी। जी बिल्कुल अहमद, तुम बड़े जबरदस्त बच्चे हो, जबरदस्त। कन्वर्टिंग इनटू एनर्जी, ये जिन्होंने एनएटी दिया ना, इन सारों को ये बात पता है। जिन्होंने एनएटी दिया, सारों को ये बात पता है।
जी क्या है ये कि ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये एक पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन क्या होता है? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। पॉजिट्रॉन कब डिस्कवर हुआ था? 1932 में। किसने डिस्कवर किया था? कार्ल एंडरसन ने। अब बेटा ये दोनों जब टकराते हैं तो गैमा रे फोटोन प्रोड्यूस होते हैं। ये दोनों टकराए और एक खत्म हो गए, इनका वजूद ही खत्म हो गया। इनकी काइनेटिक एनर्जी और इनकी मास की एनर्जी मिलकर गैमा रेज बने। जी उसने अपना इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों का वजूद खत्म हो गया और दो गैमा रेज फोटोन बने थे। इलेक्ट्रॉन, जी बिल्कुल, मैटर और एंटी मैटर मिले, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन annihilated with each other to produce two gamma ray photons. Electron and positron annihilated with each other to produce two gamma ray photons. अच्छा जी, अब यार इसका मतलब है कि एक फर्मली स्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है और एनर्जी मास में कन्वर्ट होती है। आगे चलें जनाब, अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं। जी अगला पॉइंट ये है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स के बराबर होता है। और आपको ये बात पता होनी चाहिए, यू शुड नॉट कंफ्यूज इट विद चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। तो ये चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड नहीं है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है? एनर्जी का। और आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल्स में जाना हो तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और जूल्स से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आना हो तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देंगे। और बेटा 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो कि 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, 1.6 इंटू 10⁻16 जूल्स के बराबर। और 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻13 जूल्स। और 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10⁻9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻10 जूल्स के ऊपर। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, गीगा मेगा सारा कुछ पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, 8वां पॉइंट। बेटा अगर मास केजी में हो, आप E इज इक्वल टू MC स्क्वेयर लगाकर आराम से एनर्जी इन जूल्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कर सकते हैं। मगर रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है? बेटा रेडियो एक्टिविटी में जो होता है मेनली वो ये है कि मास जो है वो अमूमन एटॉमिक मास यूनिट में होता है। मास इन वो ये यू सिंबल नहीं, जिसमें जो आपको पता है कि 1 यूनिट किसके बराबर होता है जनाब? पता है आप लोगों को कि मास को अगर आप केजी में कन्वर्ट करें, 1 यूनिट या 1 एटॉमिक मास यूनिट 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg के बराबर होता है। अब आपके पास मास किस में आ गया? इन kg। इसे आप इस्तेमाल करें, E इज इक्वल टू MC स्क्वेयर लगाएं। क्या लगाएं? E इज इक्वल टू MC स्क्वेयर लगाएं। एनर्जी किसके बराबर? 1.66
into 10⁻⁻27 c स्पीड ऑफ लाइट। ये आंसर लिखिए, क्या आता है जी? कैन यू टेल मी कि ये आंसर कितना है जनाब? हाँ जी, कोई बंदा ये कैलकुलेशन करके मुझे बता सकता है कि आंसर कितना है? जी, कोई बंदा कैलकुलेट करे और मुझे बताए ये कितना आता है। कोई जन्नती बच्चा। हेलो, आजमेर द ग्रेट नहीं है? 1.494 1.494 10 power minus 10 जूल्स। तो ये किस में कन्वर्ट होगा? ये किस में कन्वर्ट होगा? 0.494 into 10 raised to the power minus 10. क्या 1.494? सर वही बोले उसने भी, सही है। अच्छा, ये एनर्जी इन जूल्स आ गई बेटा। इस एनर्जी इन जूल्स को एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दो। जी, कैसे करेंगे? डिवाइड करें 1.6 इंटू 10⁻⁻13 से, क्योंकि आपने अभी पढ़ा है कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो कन्वर्शन फैक्टर है वो ये वाला है, ये जो ब्लू में भी कन्वर्ट हुआ है। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है आपने इसको, जरा करें तो आप क्या आता है? 933.75 933.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या करेंगे आप? हर दफा मास यूनिट में दिया हुआ हो तो पहले मास को क्या करेंगे? मास आपका एएमयू में, एटॉमिक मास यूनिट में दिया हुआ हो तो क्या करेंगे आप? क्या उसको आप पहले केजी में कन्वर्ट करेंगे, और जब केजी में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर E इज इक्वल टू mc² लगाएंगे तो एनर्जी किस में आएगी? जूल्स में। अब जब एनर्जी जूल्स में आएगी तो क्या आप उस एनर्जी को फिर ये कन्वर्शन फैक्टर लगाकर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाएंगे? लंबा रास्ता नहीं, थक नहीं जाएंगे आप? क्या ख्याल है? ये याद रख लें, यहीं से याद रख लें, शॉर्टकट बताता हूं कि 1 यूनिट 933.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। इसे याद रख लें। ये आपको कभी वो कहेगा 934 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कभी वो इसे कह देगा 930 मेगा इलेक्ट्रॉन। ये शॉर्टकट याद रख लें। ये पेपरों में ये तीनों वैल्यूज दी हुई हैं, ठीक है ना? पेपर में ये तीनों वैल्यूज दी हुई हैं, ठीक है कि नहीं? अब मेरी बात सुने, पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि शो दैट energy equivalent to 1.00 U is 934 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये पेपर का क्वेश्चन पूछे, आया कब है? मई जून 2017 में, मई जून 2017 में आया है कि शो दैट एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 यूनिट 1.00 यूनिट। ये देखें, मैं जरा साफ करके लिख दूं, 1.00 U इज 934। वो कहता है, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? शो दैट द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1.00। क्या ये क्वेश्चन इसके अलावा भी कहीं आया है? जी, ये मेरे सामने पास पेपर्स खोले हुए हैं और मैं इनको स्क्रॉल करता जा रहा हूँ, इनके सामने से गुजरता जा रहा हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन जो है, ये मेरे पास क्वेश्चन 2018 तक है सारे, ठीक है कि नहीं? तो ये जनाब आया है, फिर ये जून 2017 के 42 में भी, 43 में भी आया है। पीछे चलें तो ये आपको क्वेश्चन कहीं मिलेगा, ये मुझे इतना याद है कि ये पहले भी आया है, आई कैन बेट। ये जी, ये नवंबर 2014 में भी आया, ठीक है ना? ये नवंबर
14 में भी कैलकुलेट द एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्विवेलेंट टू 1.00 U। ठीक है कि नहीं? ये नवंबर 2014 में भी यही क्वेश्चन आया है, और अगर मैं पीछे पेजेस पलटाता जाऊं तो ये पीछे भी कहीं आया होगा। ऐसा नहीं है एक दफा नहीं आया, 2 दफा नहीं, मुझे जितना याद है ये ज्यादा दफा आया। ठीक है जी, और साथ ही आपको पता चल गया कि आपने वो कर लिया है, मतलब कि आप इसको यूज करेंगे, बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज करेंगे। जी जनाब, तो हम आगे बात कर रहे थे, और उसके बाद अब हम ये शॉर्टकट ये वाला यूज किया करेंगे, कभी 930 कभी 934, इस तरह से हम बात करेंगे। ठीक है, नोवा पॉइंट जी, नोवा पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट। नोवा पॉइंट ये है कि मास ऑफ फ्री प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी अकेला प्रोटॉन और अकेला न्यूट्रॉन, मास ऑफ फ्री प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन is more than bound proton and neutron in the nucleus। ये बड़ी अजीब बात नहीं? Mass of free proton and neutron is more than bound proton and neutron in the nucleus। और सबसे मजे की, एक और मजे की, इससे बढ़कर मजे की बात आपको बताऊं, वो ये है कि ये किसी न्यूक्लियस में इसका मास कुछ और है और किसी और न्यूक्लियस में इसका मास कुछ और है। ये है इसकी सबसे हैरानकुन बात, सबसे, या कह लें आप परेशान कुन बात। आए आप इसको देखते हैं कैसे बात शुरू हुई, किस तरह से बात चलाते हैं, तो वो आपके सामने पेश करते हैं। ये था जी 9th पॉइंट। पॉइंट है जनाब 10th। ठीक है कि नहीं? अच्छा, 10th पॉइंट क्या है बेटा? मास ऑफ प्रोटॉन क्या? मास ऑफ फ्री प्रोटॉन जी, मास ऑफ फ्री प्रोटॉन जो अकेला प्रोटॉन, वो है 1.00728 यूनिट। ये कभी आपको इस तरह लिखा होगा, कभी एक इस तरह भी लिखा हुआ होगा, खाली इस तरह दिया हुआ होगा, और कभी आपको इस तरह भी दिया हुआ होगा। तो मुख्तलिफ पेपरों में ये मुख्तलिफ तरीकों से आएगा। ये जिसने क्वेश्चन, जो मैं क्वेश्चन आपके सामने लेके बैठा हूं, इसमें जरा ज्यादा उसने डेसिमल के याद नहीं रखनी बेटा, हमेशा दी जाएगी बेटा। ठीक है, मास ऑफ फ्री न्यूट्रॉन, ठीक है, वो क्या है? और ये देख, आज आपको ये बात भी पता चल गई कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन से स्लाइटली बिगर होता। आज आपको ये बात भी पता चल गई कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन से स्लाइटली बिगर होता। ठीक है कि नहीं? ठीक है, पता चल गई आपको। अब आप देखें, ये है जी ड्यूट्रियम। ड्यूट्रियम क्या होता है? क्या आप बता सकते हैं मुझे कि ड्यूट्रियम क्या होता है? जी, ड्यूट्रियम, ड्यूट्रियम की स्पेलिंग क्या है? DEUTRIU। ड्यूट्रियम सेकेंड आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है कि नहीं? इसमें एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन, ये ड्यूट्रियम। ठीक है, अच्छा, एक्सपेक्टेड मास ऑफ ड्यूट्रियम क्या है जी?
एक्सपेक्टेड मास ऑफ ड्यूट्रियम क्या है जी? एक्सपेक्टेड मास ऑफ ड्यूट्रियम क्या है? 1.00728 प्लस 1.00867, दोनों को ऐड करें क्या बनता है? जी जी जी, को बता सकता है मुझे? जी हेलो बेटा, इनको कोई करे ना, आज आजमेर नहीं है तो कसम से मजा ही क्लास का आप लोगों को। सैफुल्ला बेटा करो कैलकुलेट जी। 2.01549 जी, कितना बताया था आपने? 2.015 595 हाँ क्या जी? 595 595। ये यार आप एक्सपेक्टेड मास ऑफ ड्यूट्रियम बेटा, लेकिन मास जब ड्यूट्रियम का एक्सपेरिमेंटली मेजर किया गया, जब ड्यूट्रियम का मास एक्सपेरिमेंटली मेजर किया गया तो वो ये आया, ये आया। तो इसका मतलब है एक्सपेक्टेड एक्सपेरिमेंटली कैसे मेजर कर लिया उन्होंने? वो मास स्पेक्ट्रोग्राफ से। अगर आपको याद हो, वो जो नहीं आप करते थे BQV इज इक्वल टू MV स्क्वायर ओवर R, और M इज इक्वल टू क्या होता था? BQR ओवर V, उससे जो मास मेजर किया जाता था, ठीक है ना? मास, सारे मास स्पेक्ट्रोग्राफ हमेशा वो मैग्नेटिक फोर्स और पार्टिकल्स मूविंग इन अ सर्कल पे काम करते। वो मास थोड़ा फर्क देखिए, मास तो फर्क नजर आ रहा है, कितना फर्क है इसमें। आप जरा नोट करें कि ये जिस चीज को मैं ब्लू कर रहा हूं और जिस चीज को मैं रेड कर रहा हूं, ये चीज डिफरेंट है। एक्सपेक्टेड मास और एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड मास में 3rd डेसिमल प्लेस पे जाके फर्क पड़ रहा है, और ये डिफरेंस टोटली रेडियोएक्टिविटी की एक नई ब्रांच ओपन कर रहा है आपके सामने। थॉट्स का एक नया एवेन्यू, एक टोटली नई चीज आपके सामने खुल के आ रही है। तो पता चला कि हमें जनाब इसको देखना है। तो मास डिफेक्ट कितना हुआ? मास डिफेक्ट क्या होता है जी? मास डिफेक्ट है एक्सपेक्टेड मास माइनस एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड मास। तो वो कितना आ गया? 2.0195 माइनस 2.01356। ठीक है, अल्लाह भला करे द पर्सन हु इज डूइंग कैलकुलेशंस फॉर अस, सैफ अली साजिद और सैयद इबाद, 0.00239 U। ये मास डिफेक्ट आ गया, इतना मास डिक्रीज कर गया। पता चला, ये देखिए, ये मैं आपके सामने ये बनाता हूं एनर्जी का ग्राफ, और ये है एक प्रोटॉन, ये है एक न्यूट्रॉन। ये एनर्जी के स्केल पर इनका कोई लेवल था। जब ये जुड़े, मिले, और इन्होंने एक ड्यूट्रियम का वो बनाया, न्यूक्लियस बनाया, तो ये एनर्जी के स्केल पर लोअर चले गए, मास के स्केल पे लोअर चले गए। इन्होंने टोटल कितना इनका मास डिक्रीज कर गया? 0.00239 U। कन्वर्ट किस में हुआ? वो एनर्जी में। कितनी एनर्जी में? क्या मैं इस यूनिट मास को क्या करूं, केजी में कन्वर्ट करूं, फिर E इज इक्वल टू MC स्क्वायर लगाऊं, फिर आप मैं वो जूल्स में, उसमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करूं? मैंने अभी पढ़ा था
कि मैं एनर्जी की कन्वर्शन के लिए ये शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकता हूं। मैं 934 मेगा इलेक्ट्रॉन, मैं ज्यादातर आपको पता है ज्यादा डेसिमल प्लेसेस पसंद करता हूं, तो मैं ये 934 वाली वैल्यू लगाऊंगा, ठीक है कि नहीं, ये वाली वैल्यू। वैसे आप पेपर्स में देखेंगे वो 930 यूज कर रहा होगा ज्यादातर जी। तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई जनाब? एनर्जी जो रिलीज हुई उसको कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी रिलीज्ड। वो कितनी हुई? 0.00239 इंटू 934 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कोई बंदा कैलकुलेट करके मुझे बताए ये कितनी बनती है जी? कोई बताए कि ये कितनी बनती है जनाब? करो इस कमेंट। हाँ 326 जी, 2.23226। यार इतनी एनर्जी है, इससे कहते हैं, इसका मतलब है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिले, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिले तो उन्होंने इतनी एनर्जी रिलीज की। अच्छा ये कैसे होता है मैं आज इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि अगर मैंने इसको भी खोल दिया इस विंडो को भी कि ये एनर्जी डिक्रीज क्यों करती है, तो बहस एक नए उस तरफ एंटर हो जाएगी। आई डोंट वांट टू एंटर इनटू सच काइंड ऑफ डिस्कशंस। आज नहीं मैं उसको खोलूँ। न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स का कोई भी मैं रोल डिस्कस नहीं करूँ, मगर ये बात तय है कि ये एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ गैमा रेज रिलीज हो गई। 2.23226 है तो मैं इसको 224 कर लेता हूं, बस इतनी कर। ये बाइंडिंग एनर्जी है, इसको बाइंडिंग एनर्जी क्यों कहते हैं? और ये बाइंडिंग एनर्जी रिलीज्ड ये है, तो यहां से बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन क्या बनी जनाब? डिफाइन बाइंडिंग एनर्जी। जी जी जी, बाइंडिंग एनर्जी की क्या डेफिनेशन बनी बेटा? जी, कोई पूछे डिफाइन बाइंडिंग एनर्जी। जी क्या डेफिनेशन है जी? हेलो, एनर्जी रिलीज्ड when protons and neutrons, जिनका कंबाइंड नाम क्या है? न्यूक्लियॉन्स। जिनका कंबाइंड नाम क्या है? न्यूक्लियॉन। एनर्जी रिलीज्ड when proton and neutrons combine, come from infinity, come close from infinity and form a nucleus। यानी वो एनर्जी जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स कहीं से इन्फिनिटी से आते हैं, दूर इकट्ठे होते हैं और एक न्यूक्लियस की शक्ल अडॉप्ट करते हैं। जब वो एक न्यूक्लियस की शक्ल अडॉप्ट करते हैं, ये रेड में न्यूक्लियस है, तो उसके बनते वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है, जो उनका मास डिक्रीज होता है, वो बेटा एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। अच्छा एक छोटी सी बात है, वो मैं बात सुने। वो छोटी सी बात क्या है? फर्ज करें आप यहां खड़े हैं, ये ठीक है, आपके हाथ से कोई ईंट नीचे गिर गई। पहले वो ईंट पॉइंट ए पर थी, अब वो ईंट नीचे गिर गई बी पर, और जब ईंट नीचे गिरी उसने 160 जूल्स की पोटेंशियल एनर्जी लूज की। ठीक है, ईंट जब नीचे गिरी तो उसने 160 जूल्स की पोटेंशियल एनर्जी लूज की। आप अगर उसी ईंट को दोबारा उठाकर पॉइंट बी से उठाकर ए पे लाना चाहते हैं तो आपको उसको 160 जूल्स की एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है कि नहीं? इसी तरह से फर्ज करें ये एक प्रोटॉन है, ये भी एक प्रोटॉन है, और ये एक न्यूट्रॉन है, और ये एक और न्यूट्रॉन। ये एनर्जी के स्केल पे बड़े हाई थे, आवारा फिर रहे थे, ये मिले और मिलकर इन्होंने
हीलियम का न्यूक्लियस बनाया, हीलियम का न्यूक्लियस बनाया, तो हीलियम का न्यूक्लियस बनाते वक्त इन्होंने 32 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज कर दी। इनके मास डिक्रीज कर गए और इनकी डिक्रीज ऑफ मास एज अ रिलीज ऑफ एनर्जी जाहिर हुआ। अगर अब आप हीलियम के न्यूक्लियस को ब्रेक करना चाहते हैं, हीलियम के न्यूक्लियस को ब्रेक करना चाहते हैं, तो आप इतनी ही एनर्जी उसे दें, इतनी ही एनर्जी उसे दें, 32 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देंगे तो वो टूट कर अलग-अलग हो जाएगा। तो फिर बाइंडिंग एनर्जी की एक डेफिनेशन ये है जो मैंने पर्पल कलर में लिखी है यहाँ पर। सर 32 कहाँ से आया है? ये मैंने आपको वैसे फिगर बता रहा हूं, आगे आप न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेट करेंगे तो 32 ही आएगा, ठीक है ना बेटा। जब भी हीलियम का एक एटम फॉर्म होता है ना इंडिविजुअल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, तो 32 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती। ये मैंने आपको वैसे इंफॉर्मेशन दी है, ये आपको जुबानी याद रखने की जरूरत नहीं है। पेपर में वो आपको उससे या तो ये कैलकुलेट करवाएगा या आपको डायरेक्ट बताएगा ये, ठीक है बेटा। जब भी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन आवारा फिरते हुए इकट्ठे हों और इकट्ठे होकर हीलियम का न्यूक्लियस बनाएं, तो आप लोग जो है वो 32 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज करते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद नहीं रखना, मैंने वैसे आपको मिसाल एक बताई है। आप मुझे बताएं कि बाइंडिंग एनर्जी की एक डेफिनेशन और नहीं बनती, वो पूछें वो क्या बनती है। हाँ सर। जी मैं सुन रहा हूं सर बाइंडिंग एनर्जी जो है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के इंक्रीज करने से एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करती है या फिर इन अ रेशियो इंक्रीज करती है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा। वो इंक्रीज करती है और वो काफी तेजी से इंक्रीज करती है, लेकिन उसके लिए मैं लफ्ज एक्सपोनेंशियल का लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर सकता, ना ही इन रेशियो का भी कर सकता हूं। अभी पता चल जाएगा, अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी की एक डेफिनेशन क्या है? बाइंडिंग एनर्जी की एक रिवर्स डेफिनेशन भी है। वो डेफिनेशन क्या है? वो ये है, टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू tear a nucleus apart and take all of its nucleons to a distance of infinity from each other. Infinity from each other. Yeah. Total energy required to tear a nucleus apart and take all of its nucleons to a distance of infinity from each other. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये एक प्रोटॉन है, यूं, ये यूं, आप इसको 32 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दें या 32 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैमा रे फोटोन मारें इसके ऊपर, तो ये न्यूक्लियस टूट जाएगा और 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन ऐसे अलग-अलग हो जाएंगे, एनर्जी के स्केल पर एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, ठीक है कि नहीं। यानी 32 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखें प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिलें, इन्फिनिटी से आकर इकट्ठे होके मिलें, तो 32 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज करते हैं। और 32 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दो हीलियम के न्यूक्लियस को, तो वो टूट के बिखर जाएगा, अलग-अलग हो जाएगा। तो आप चाहें तो बाइंडिंग एनर्जी की ये डेफिनेशन लिख सकते हैं जो पर्पल में लिखी हुई, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स कम क्लोज फ्रॉम इंफिनिटी एंड फॉर्म अ न्यूक्लियस। और ये जी टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू टीयर, टोटल एनर्जी देखें ये तो थी, हाँ, टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू टीयर अ न्यूक्लियस अपार्ट and take all of its nucleons to a distance of infinity from each other.
तो बाइंडिंग एनर्जी को दोनों तरीकों से डिफाइन किया जा सकता है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और मास डिफेक्ट क्या होता है जी व्हाट इज मास डिफेक्ट? कोई पूछे डिफाइन मास डिफेक्ट, आपने हमेशा ये लिख देना चुप करके, ये देखें, ये है जी मास डिफेक्ट। आज आपको ये बात पता चल गई कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास न्यूक्लियस के अंदर स्लाइटली कम हो जाता है और फ्री हालत में ज्यादा होता है। और ये वो बात जब मैं पेयर प्रोडक्शन की बात कर रहा था तो मैंने उस वक्त आपसे इसको डिस्कस किया था। आगे चलते हैं। आज मैं बेटा अपनी पूरे लेक्चर में न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स का बिल्कुल जिक्र नहीं करूंगा, और मैं ये बात मैंने इस टॉपिक को छेड़ा ही नहीं कि आखिर न्यूक्लियस जब दो प्रोटॉन, बहुत सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर एक न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं तो एनर्जी क्यों रिलीज होती है और उसमें न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स का क्या रोल है। मैंने इस बात को बिल्कुल आज नहीं डिस्कस करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि ये चैप्टर अगर मैंने खोला बात और कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। 13th पॉइंट पर आ गए। ठीक, अच्छा आज एक और बात भी सुन, आप ये चीज देखें ना, आप अगर देखें अर्ली यूनिवर्स जो था, अर्ली यूनिवर्स जो था, अर्ली यूनिवर्स जो था बेटा, वो उसमें एटम्स नहीं थे। अर्ली यूनिवर्स में प्रोटॉन्स थे, न्यूट्रॉन्स थे और इलेक्ट्रॉन्स थे और पॉजिट्रॉन्स थे और इस तरह के और छोटे छोटे पार्टिकल्स तकरीबन 200 के करीब, और वो इधर उधर फिर रहे थे। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से अर्ली यूनिवर्स भरा हुआ था। अगर कहीं दो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ठंडे मिलते भी थे तो कोई और प्रोटॉन उनको आके इतनी टक्कर मारता था कि फिर तोड़ देता था। इसका मतलब यह है कि अर्ली यूनिवर्स वाज हॉट। कितना हॉट? 10⁻14 केल्विन, बहुत हाई टेम्परेचर है। और इस टेम्परेचर पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स की इतनी इनक्रेडिबल काइनेटिक एनर्जी थी। आपने वो हीट फिजिक्स में पढ़ा हुआ ना, 3/2 kT is equal to 1/2 mc-2, याद आपको? टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो इतने ज्यादा टेम्परेचर हाई था कि अगर कोई दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन, या फर्ज करें चलो 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन मिलकर कार्बन का न्यूक्लियस बनाते ही भी थे, तो कोई एक और प्रोटॉन इतनी जोर से आकर उन्हें लगता था कि फिर टीयर अपार्ट कर देता था। पता चला कि हॉट जो यूनिवर्स था वो एक प्लाज्मा एरा था। वो क्या था? प्लाज्मा एरा था। और उस प्लाज्मा एरा में न्यूक्लियस फॉर्मेशन हो ही नहीं सकती थी। फिर यूनिवर्स एडियाबैटिकली एक्सपैंड हुआ। फिर यूनिवर्स क्या हुआ? एडियाबैटिकली एक्सपैंड हुआ। और अगर आपको किसी को एडियाबैटिक एक्सपेंशन पता हो तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होता है कि द सिस्टम एक्सपैंड्स एंड कूल्स डाउन। गैस अगर सडनली एक्सपैंड हो तो वो ठंडी हो जाती है। तो अर्ली यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ और ठंडा हुआ। जब वो ठंडा हुआ तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की स्पीडें कम होना शुरू हुई। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की स्पीडें कम होना शुरू हुई तो फिर किसी एक प्रोटॉन के पास इतनी पावर नहीं थी कि वो आकर किसी न्यूक्लियस को टकराए और उसको तोड़ दे। तो वहां से बेटा एटॉमिक एरा बिगिन हुआ। कौन सा एरा बिगिन हुआ? एटॉमिक एरा बिगिन हुआ। न्यूक्लियस सिंथेसिस शुरू हुई। हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, पोटेशियम, ये मेटल्स बनना, चीजें बनना शुरू हुई। ऑक्सीजन बनी, कार्बन बनी, तो ये चीजें यूं फॉर्म हुई। और अर्ली यूनिवर्स फ्यूजन रिएक्शंस थे। अर्ली यूनिवर्स में क्या था? फ्यूजन रिएक्शंस थे। उस वक्त भी टेम्परेचर बहुत हाई था। ये देखें, ये एक ड्यूट्रियम है, ये एक ड्यूट्रियम से मिला, फ्यूज टुगेदर हुए और हीलियम बन गया। 3 हीलियम मिले तो कार्बन बना। और बेटा कार्बन के अंदर एक हीलियम ने टक्कर मारी उसे, ऑक्सीजन बनी।
और 2 कार्बन फ्यूज टुगेदर हुए तो बेटा मैग्नीशियम बना। आज आप बजा तौर पे अपने केमिस्ट्री के सर से कह सकते हैं कि हमने सर आज जो कहानी सुनी वो केमिस्ट्री से पुरानी थी। तो आप देखेंगे फिजिक्स आपको अर्लीस्ट यूनिवर्स की स्टोरी सुना रही है, अर्लियर देन केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री का तो वजूद तब आता है जब एटम्स बन जाते हैं और उनके गिर्द इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स जो है उनके गिर्द रोटेट करते हैं न्यूक्लियस के गिर्द, तब पी शेल, एस शेल और ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन और इनकी शेप्स आती हैं। अब इसी तरीके से मैग्नीशियम ने मैग्नीशियम में फ्यूज किया तो तब जनाब आयरन बना। जनाब ये है सारी कहानी जी। और बताएं जी, यहां आज रोक दूं या चलता रहे? कितने लोग कह रहे हैं कि ये कहानी यहां फिलहाल रोक दीजिए, या चलती रहे? आई थिंक वी शुड कैरी ऑन बिकॉज मेजॉरिटी वांट्स टू स्टडी। या चलें यहीं पर हम यहां रोक देते हैं, क्योंकि मेरे भी गेस्ट जाने वाले हैं, मैं उनको सी ऑफ तो कर दूं। यहां पर हम अपनी गुफ्तगू को खत्म करते हैं। बेटा किसी ने बात पूछनी तो नहीं है जी? कोई बात किसी ने पूछनी है? सर सिलेबस कितना रह गया? बस बेटा इसके बाद खत्म हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स रहती है, बस वो इलेक्ट्रॉनिक्स